साथियों को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं जितने भी हमारे नए साथी जुड़े हैं, अपना परिचय दे दूं। मैं चौधरी गंगाराम, एमए इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड एलएलएम, लखनऊ से हूं। और एक 72-73 से ही मैं सामाजिक और ज्यादातर सामाजिक और फिर उसके बाद राजनीतिक गतिविधियों में रहा हूं। आज श्रवण संघ के द्वारा ये बड़ा सौभाग्य का दिन है कि एक ऐसी शख्सियत के जन्मदिन पर हम सब मिल रहे हैं। मान्यवर काशीराम, जो बाबा साहब के बाद उन दलितों, पिछड़ों, मजलूमों की एक आवाज बन के सामने आए। मेरा उनसे 1978 में रूबरू होने का एक मौका मिला और लगभग 2 साल हम लगातार उनकी साथ में काम किए। वामसेफ में 1978 में वो जब लखनऊ आए तो उस समय हम 7 लोगों ने मिलकर लखनऊ के गांधी पार्क में हम लोग अपनी मीटिंग किया करते थे। वामसेफ का जो स्ट्रक्चर उन्होंने हमें समझाया था, वो मुझे ऐसा लगा कि जैसे यूएनओ में जो स्ट्रक्चर है, ये ऑर्गन ये काम करेगा, ये ऑर्गन ये होगा, ये विभिन्न व्यथाओं में जो हम काम करेंगे समाज का। जैसे इम्प्लाई का ये ऑर्गेनाइजेशन था, तो इनकम टैक्स के लोग, सेल टैक्स के लोगों की कोई समस्या होगी, वहां जाकर उसको देखा करेंगे। क्योंकि उस समय एक ऐसा मौका था कि हमारे लोगों की बात, मौका तो आज भी है कि लोग बहुत ध्यान से नहीं लेते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के जितने भी कर्मचारी रहते थे, उन पर तरह तरह की प्रताड़नाओं का एक वो लगा रहता था। वामसेफ ने आने के बाद उस पर काफी अंकुश लगाने का काम किया। मैं मान्यवर के साथ बहुत नजदीकी से, और अगर मैं ये कहूं कि वामसेफ का जो पहला अध्यक्ष राज बहादुर जी को बनाया, वो हमारे नरही की एक धर्मशाला में कैडर कैंप कर रहे थे, 2 दिन का था। और वामसेफ का जो विस्तार लखनऊ से होता है, वो आगे बढ़ता ही चला। मैं, क्योंकि कुछ जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है, उसमें सहमति रहती है, बहुत सी ऐसी बातें आ जाती हैं जिस पर विरोध होता है। मैं फिर भी अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि बाबा साहब को तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिसका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, उसके साथ मुझे बहुत गहराई के साथ बात करने का भी, उनके साथ रहने का और वामसेफ को ऑर्गेनाइज करने का एक मौका मिला। कुछ बातों को लेकर मेरे उनके बहुत मतभेद थे। मतभेद ये थे कि मैं क्योंकि राजनीति में भी था उस समय, तो उनकी ये मानना था कि मैं एक मिशन पर काम कर रहा हूं, मेरे साथ कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहेगा। क्योंकि उन्होंने जिस मिशन को लेकर चले थे, उनका मकसद था कि 1990 तक हम किसी भी तरह का कोई राजनीतिक एक्टिविटी नहीं करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि बीच में ऐसा क्या हुआ
कि DS4 बना। DS4 एक ऑर्गेनाइजेशन हमारा लाइक दैट, वो हमारा एक पॉलिटिकली विंग के रूप में काम करता, लेकिन 84 में किसी तरफ से उन्हें मजबूर किया गया और मान्यवर काशीराम का जो मिशन 90 था उसको उन्होंने ब्रेक करते हुए 1984 में राजनीतिक पार्टी बनाई। और राजनीतिक पार्टी बनने के बाद जो उन पे एक सिंबल लगा कि वो कैसे महापुरुष सबके होते हैं। आज भी मैं देख रहा हूं जितनी पोस्टें आ रही हैं, कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो माननीय काशीराम के जन्मदिन पर कुछ ना बोल रहा हो ना कह रहा हो। तो ये धरोहर होती है लोगों की कि वो सबके महापुरुष होते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद मान्यवर काशीराम एक निश्चित राजनीतिक दल के ही होकर रह गए और ऐसा लगा कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया, क्योंकि जब वो राजनीतिक रूप से पूरी तरह जितनी भी वाम सेब थी उसको भी बीच में उसकी बहुत सी घटनाएं कि वो खत्म हुई। मान्यवर काशीराम से को वाम सेब से क्यों निकाला गया, ये उत्तर प्रदेश की घटनाएं हैं। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय संगठन बिना रजिस्ट्रेशन के आप नहीं चला सकते। अगर उसमें पैसा लेते हैं तो उसका ऑडिट होना जरूरी है। ये कुछ मुद्दे थे जो मान्यवर काशीराम के सामने आए और उनको वाम सेब से अलग होना पड़ा और पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी में वो रह गए। मैं उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मान्यवर काशीराम का जो मिशन था, जिस मिशन को लेकर चले थे, वो लखनऊ राजधानी छोड़कर उन्होंने जो अपनी कर्म भूमि इलाहाबाद को बनाया और वहां से उन्होंने तमाम साइकिल यात्रा, जैसा क्या मैं साधुवाद देना चाहता हूं डॉक्टर यूवी सिंह साहब को कि उन्होंने बहुत नजदीकी से उनके साथ काम किया, जैसा कि वो अभी बता भी रहे थे। अपना परिवार घर इन्होंने भी त्यागा है और कोई चिंता नहीं की मिशन के रूप में। उनका मिशन था, जो एक नारा दिया गया था, तिलक तराजू और तलवार उसके मारो जूता चाह। ये हमारा मिशन ये था कि हमने 85 और 15 का जो नारा मान्यवर काशीराम ने दिया कि 15% हमारे पर राज करते हैं, 85% का वोट लेते हैं, उनको जो इकट्ठा करने का उनका एक मकसद था, जो मिशन था, और इस देश की सत्ता पर जो काबिज होने का उनकी एक मंशा थी, उस मंशा को वो पूरा करना चाहते थे। दुर्भाग्य रहा कि बीच में उन्हें राजनीति में आना पड़ा और पूरी तरह से अपने लोगों को जगा नहीं पाए थे उनके हक अधिकारों के लिए। जो अधिकार बाबा साहब ने हमको संविधान में दिए, जो हमें मिला, यही दुर्भाग्य हमारे साथ उस समय हुआ था जब 1956 में बाबा साहब हमें छोड़ के चले गए। क्योंकि भारत के संविधान को उन्होंने देने के बाद जिन लोगों ने उसे स्वीकारा था, उन्होंने बिल्कुल मान लिया था कि अगर संविधान पूरी तरह से लागू हो गया तो इन्हीं वंचितों का राज होगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो सब जानते थे कि हमें किस तरह इस संविधान की धज्जियां उड़ाना है। उन्होंने उसी वक्त से, चाहे धर्म की आड़ ली हो, चाहे किसी भी तरह, क्योंकि हमारा समाज जो था वो इतना था कि हम धर्म के प्रति लोगों ने हमको इतना दूर रखा था कि हम कोई ज्ञान की बात सुन भी नहीं सकते। जैसा कि बताते हैं, कानों में शीशे डाल दिए जाते थे। तो जब उन्हें संविधान लागू होने के बाद धर्म को भी स्वीकार करने की एक मौका आया तो लोगों ने ये समझा कि हमें बड़ी भारी स्वतंत्रता मिल रही है। लेकिन ये नहीं जाना, क्योंकि उस समय का जो हमारी जनरेशन थी, जो हमारे माँ बाप थे, वो बेचारे किन किन परिस्थितियों में सांस लिए। मेरे जैसे व्यक्ति को 69 तक मैं बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं जानता, कहीं उसका जिक्र ही नहीं होता। 69 के बाद जब मैं हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में मुरादाबाद आया
क्योंकि मेरा मूल जिला मुरादाबाद और अमरोहा है। मैं केजी कॉलेज में जब एडमिशन लिया तो उस समय मुरादाबाद के हमारे साथी 67 से ही अंबेडकर युवक संघ चलाते थे। मैं उसमें, क्योंकि हॉस्टल अंबेडकर हॉस्टल को मैंने स्थापित किया था मुरादाबाद में, तो उससे जुड़ा और बाबा साहब के बारे में जानने का काम हुआ। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब विभिन्न परिस्थितियों में, जो उनकी सामने मौजूदा परिस्थिति, उनके सबके बावजूद भी जो उनके दिमाग में था, उस मिशन को उन्होंने कभी अपने कदम पीछे नहीं किए। वो जानते थे कि मेरे अलावा इस समाज को कोई कुछ नहीं दे सकता है, इसलिए अपने जिंदा रहते, अपने वक्त रहते उन्होंने हमें वो सब कुछ संविधान के माध्यम से दे दिया जो आज हम देख रहे हैं। काशीराम जी की और बाबा साहब की तरफ मैं जब देखता हूं तो काशीराम जी जो मिशन लेकर चले थे, उनके कदम उस मिशन से कहीं ना कहीं डगमगा गए 1984 के बाद। क्योंकि मिशन एक ऐसी चीज होती है जो लगातार सतत प्रक्रिया होती है चलने, उसमें अगर जरा सा भी ब्रेक आता है, और मुझे दुख है कि ऐसे शख्स को जिसकी जयंती आज हम मनाने का काम कर रहे हैं, वो अपनी पूर्ण तिथि तक आते आते कैसी मजबूर परिस्थितियों में उन्होंने अपने सांसों को रोका है, ये पूरा, मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि जिस तरह उनकी साथ जो आखिर में काम हुए, एक ऐसे महान व्यक्ति के लिए जिसको सब समाज ने स्वीकार किया था, जिसको सबने ही, उसकी अंतिम यात्राओं में वो लोग तड़प कर रह गए जो मान्यवर काशीराम के बहुत ज्यादा करीबी और साथी थे। ये चीजें नजदीक से हम देखे हैं, बहुत दुख होता है आज जयंती मनाने वक्त, क्योंकि ऐसे महापुरुष बहुत मुश्किल से एक अरसे बाद मिलते हैं देश को और समाज को। बाबा साहब में उनमें यही, मैं जब देखता हूं तो बाबा साहब अपने मिशन से कभी नहीं डिगे, चाहे उनके सामने कैसी विषम परिस्थितियां आई, जो मिशन वो लेकर अपनी जिंदगी में चले और सांस लेने तक, सांस बंद होने तक वो अपने मिशन पर अडिग रहे। जैसा कि उन्होंने कहा था 1935 में कि मैं इस धर्म में पैदा हुआ, है मेरे बस में नहीं था। 14 अक्टूबर 1956 को वो चीज उन्होंने अपनी पूरी की। उसमें भी दुर्भाग्य हमारी साथ ये है कि वो बहुत दिन धम्म देने के बाद हमारी साथ नहीं रह पाए, उस धम्म को आगे नहीं बढ़ा पाए। मनुवादियों ने ये बिल्कुल संकल्प कर लिया था, अगर इस धर्म में लोगों का कन्वर्सन हो गया तो हिंदू धर्म की जो जड़ें हैं वो बिल्कुल जड़ से उखड़ जाएगा। तो वो लोग पहले से ही जानते हैं कि हम 15% हैं और ये 85% है, इस 85% को किस तरह गुमराह करना है ये वो अच्छी तरह जानते थे। हम तो मान्यवर काशीराम के आने के बाद समझे कि हम 85%, क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि जो लोग आपके हाथ का गिलास का छुआ पानी नहीं पीते हैं, वो आपका वोट लेके इस देश पर शासन करते हैं। वो हर तरह से हम लोगों को मजबूर करते हैं। आज की जो मौजूदा परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हम कल, क्योंकि मैं लेट आया था, हम कहीं समीक्षा में थे इस बात की कि हुआ क्या। आज की तारीख में भी जब आप गांव में जाओगे, वो बाबू साहब जो गांव में अपने को दबंग कहते हैं, आज भी हमारे वोट को जबरदस्ती उस तरफ मोड़ देते हैं जिस तरफ उनकी मंशा जाने की नहीं होती है। हम जागृत तो हुए,
लेकिन उस रूट पर जाके जागृत नहीं हुए हैं जहां हमारी माँ बहनों और बेटियों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार गांव देहात में हो रहा है, जिस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, उस जागृति तक जाने में हमें बहुत अभी समय लगने वाला है। क्योंकि आज 70 सालों के बाद भी हम कहीं कहीं उसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में 1947 से पहले। तो मैं नहीं मानता कि अभी और जागृत होने की जरूरत है, क्योंकि मैं ये भी नहीं मानता कि 70 साल में हमें कुछ नहीं मिला, कुछ हमने किया नहीं। निश्चित रूप से जो जागृत होते रहे जाकर डॉक्टर यूवी सिंह जब से वो जाने, जब से मिशन की बात को पकड़े, मान्यवर काशीराम के साथ अभी आपको बता रहे थे, वो लगे इसी तरह के तमाम लोग हैं इस पूरे समाज के जिन्होंने बाबा साहब को लेकर आगे बढ़ने का काम किया। 69 के बाद 70-80 के दशक तक आते आते जब तक मान्यवर काशीराम आते हैं, चाहे वो थोड़ा सा ही काम हो बाबा साहब की जयंतियों का ही रूप लिया हो, क्योंकि जिसके नाम को लेने में दिक्कत होती थी, लोग सामने आने को जो हमारे अधिकारी गण थे वो सामने नहीं आते थे बाबा साहब का नाम लेकर। लेकिन इतना जागरण तो हुआ, हर मोहल्ले में, हर गली में एक पहला शख्सियत हुई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, कि उनकी जयंती 14 अप्रैल के बाद हर गली मोहल्ले में, ये सही है कि बड़े आयोजनों में बहुत बहुत बड़ा चंदा लेकर लोग अपनी बातें करते हैं, बहुत बहुत चंदे लेकर फिजूल की खर्चा करते हैं, लेकिन ये भी सही है कि बाबा साहब की जयंती एक भावनात्मक मुद्दा है हमारा, क्योंकि हमने उत्तर भारत में बाबा साहब को स्थापित करने का काम किया है। इसलिए हमने पहला यह मकसद था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो विचार है, जो उनका चित्र है, वो अपने समाज के बीच में उनके घर घर पहुंचाने का काम करें। इसी मकसद से हर गली कूची में, उसमें कोई ऐसा ज्यादा खर्चा भी नहीं होता है। मैं जहां रहता हूँ इसी राजाजीपुरम कॉलोनी में, लखनऊ शहर के अंदर अगर अलग से कोई जयंती मनाना 80 में हमने शुरू किया, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हमने 21 लोगों ने मिलकर एक कमेटी अंबेडकर विकास संस्थान बनाया हुआ है, जो आज भी काम कर रहा है। और हम आपस में इकट्ठा पैसा वैसा करके उस दिन को मना लेते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा एक निवेदन इस मीटिंग पर यह भी है कि कुछ मुद्दे ऐसे आ जाते हैं जो जो मुद्दे सेंसिटिव होते हैं, जिन मुद्दों का कोई मतलब नहीं है, उन मुद्दों से जरा सा श्रवण संघ को अभी दूर रहना चाहिए। जो कंट्रोवर्शियल बातें हैं उनको इस जूम मीटिंग पर नहीं लाना चाहिए, चाहे वो मुद्दा जाति का हो। हाँ, ये सब जानते हैं कि श्रवण संघ में हम किसी भी तरह को जाति को लेकर नहीं बैठते हैं और ना ही जातियों को लेकर बैठना चाहिए। बाबा साहब ने एनालिसिस और कास्ट में इन सब चीजों को लिखा भी है और समझा भी है, लेकिन ये भी एक सही है कि जाति एक कड़वी सच्चाई है, इससे हम नहीं उभर पा रहे हैं। इसलिए हम श्रवण संघ में पूरी पूरी कोशिश करें कि यहाँ जितने भी भाई हमारे जुड़ते हैं वो इन मुद्दों से जरा सा दूर रहें। कंट्रोवर्शियल मुद्दों को अभी लाने की जरूरत नहीं है। श्रवण संघ, वी द पीपल, एक शैशव अवस्था में है। हम परिपक्व होने तक भी नहीं, कम से कम हम बालिग हो जाएं या नौजवान बन जाएं, तब तक इन मुद्दों से हमें बचना चाहिए। क्योंकि समय अब ऐसा ही है कि बिना जुड़े, बिना जोड़े, बिना इकट्ठा हुए कोई अधिकार हमारा अब बचने वाला नहीं है। मैं साधुवाद देना चाहूंगा सुधीर राज सिंह जी को, जिन्होंने वी द पीपल और श्रवण संघ से हमें रूबरू कराया। लोग जानते होंगे
लेकिन हम इसे कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है इस जूम मीटिंग में आने के बाद, और ये देखा है कि हम किस तरह, मेरा सभी से अनुरोध है पूरे देश के लोगों में, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर तो हम लगभग उस स्थिति में जरूर पहुंच गए हैं कि बाबा साहब के नाम पर ये जो समाज है हमारा वो इकट्ठा होने को तैयार है। इसके इतर बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर अभी हमको जोर बाबा साहब के विचारों पर, क्योंकि अम्बेडकराइस्ट होना एक अलग चीज है, अम्बेडकरवादी एक अलग चीज है, और धार्मिक होना एक दूसरी चीज है। ये सही है कि बाबा साहब ने हमको धम्म दिया है, हमें उस पर चलना भी है, उस पर अमल भी करना है। लेकिन तुरंत जो हमारे शरीर में दो घाव हैं, एक घाव पैर में है, एक घाव सर में है, तो हमें पहले सर के घाव का इलाज करना है, पैर के घाव को हम बाद में देखें। क्योंकि सर के घाव को अगर हम ठीक नहीं कर पाते हैं तो हमारी जिंदगी खत्म हो। पैर के घाव में तो बहुत ज्यादा होगा तो ये होगा कि हमारी टांग कट सकती है, उसके बाद भी काम चलेगा, लेकिन जीवन बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा आज के दिन मान्यवर काशी राम की जो मंशा थी, जो बीच में वो भटके, उस भटकाव में जो चीजें थी जो चाहते थे उसको अगर हमें पूरा करना है तो निश्चित रूप से श्रवण संघ के साथ अब वक्त आ गया, हमको जुड़ना ही पड़ेगा, हमें जोड़ना ही पड़ेगा। और इस श्रवण संघ को मेरी मंशा है कि जैसे मैंने अनुरोध किया था पिछली बार किसी मीटिंग में कि हमें फिजिकल मीटिंगें शुरू करनी चाहिए, आप सबने माना, और आज एक एक दिन में 10-10 मीटिंगों की भी बात सामने आई है। हम बढ़ रहे हैं, हमारी ताकत आगे बढ़ रही है। इस ताकत को अगर हम जिलों जिलों तक ले जाएं, क्योंकि वो समाज जो जूम नहीं चला सकता, वो समाज जो हमारी बातें नहीं सुन सकता है, उसको हम जिलों जिलों पर जाकर इन्हीं फिजिकल मीटिंगों से उन्हें बताने का काम करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि थोड़ा कठिन रास्ता है, उस रास्ते पे हम जाएंगे और हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। साथियों, अभी बहुत सी बातें आई हैं कि मान्यवर काशी राम का जो जीवन था वो 4000 किलोमीटर साइकिल चलाए, और साइकिल भी नहीं चलाए, गांव में जाकर रुकते थे उस गली कूचे में, तब लोग जागे हैं इतना। और जागने के बाद जो इकट्ठा हुए तो इकट्ठा वो ऐसे प्लेटफार्म पर हो गए, क्योंकि राजनीति जब सीधी आ जाती है, श्रवण संघ हमारा कभी राजनीति में जाने की बात नहीं करता, लेकिन राजनीति करने के लिए मना नहीं करता। जो लोग राजनीति करना चाहते हैं वो श्रवण संघ से अलग होकर अपनी राजनीति कर सकते हैं। श्रवण संघ कभी किसी से कोई श्रवण संघ कभी किसी से कोई चंदा नहीं लेता, लेकिन जब अपने प्रोग्राम होते हैं तो इंडिविजुअल रूप से हम इकट्ठा करके उसको आयोजित करने का काम भी करते हैं। इसीलिए श्रवण संघ कभी भी किसी को चंदा नहीं देगा। जैसा कि अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का अभी हमने हमारा श्रवण संघ एक उदाहरण पेश करने जा रहा है कि हम उसमें किसी को रसीद चंदा नहीं देंगे, और हम सब इकट्ठे होकर एक दिन बाबा साहब की जयंती मनाने का काम करेंगे। लखनऊ में भी ऐसा ही होता था। बेगम बेगम वो क्या कह रहे हैं, हजरतगंज पार्क के ऊपर जहाँ बाबा साहब का स्टैचू लगा हुआ है, मूर्ति लगी हुई है, सब समाज के लोग, सभी राजनीतिक दल के लोग हजरतगंज आते थे। और 1972-73 में जब मैंने देखा कि वहां सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होते थे, तो संक्षिप्त कर दीजिए। हाँ, अच्छा। तो उस समय हम लोग जाते थे और बाबा साहब की
लेकिन उसको दुर्भाग्य हुआ कि वहां से खत्म करके हमारी सरकार ने उसको वहां से जयंती खत्म किया, और वो जयंती फिर अम्बेडकर पार्क जो गोमती नगर है वहां बनने लगी। तो वहां सब समाज नहीं जाता, वहां सब लोग नहीं जाते हैं, वहां सभी राजनीतिक दल के लोग नहीं जाते हैं। तो ये प्रचार प्रसार में कमी आई। मेरा अंतिम निवेदन आप सबसे ये है कि एक तो सवर्ण संघ में कोई भी कंट्रोवर्शियल मुद्दे को आप ज्यादा उस पर बहस ना करें, उसको ज्यादा ना छोड़ें, क्योंकि अभी स्ट्रिक्टली कोई चीज बात कहने का कोई समय नहीं है। अभी हमें जुड़ना है, जोड़ना है, और मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि सवर्ण संघ एक दिन इस देश में एक दिशा देने का काम करेगा, और उसमें राजनीति भी होगी, उसमें व्यापार भी होगा। जो जो अपने अपने क्षेत्र के लोग हैं सब अपना अपना काम करेंगे। हमारे डॉक्टर भाइयों ने, हमारे वकील साहिबान ने वो सब काम शुरू कर दिए हैं। इंजीनियर लोगों का एक घटक संघ बन ही गया है, वकीलों का बन गया है, महिलाओं का बन गया है। हमारी महिलाएं बहनें इतना 3 दिन जुड़ने के बाद वो अपने सवर्ण संघ को चलाने का काम कर रही हैं। बहुत अच्छा जुड़ाव है, और जुड़ना और जोड़ना ही एक मकसद रखना चाहिए। और मेरी राय है कि इसको जिले जिले में सवर्ण संघ की यूनिट को हमें कायम करना चाहिए। मैं ज्यादा ना कहते हुए फिर पुनः मान्यवर काशीराम को उनके इस जयंती दिवस पर उनको हार्दिक शत शत नमन करता हूं, और आप सबको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।